26 फरवरी 2020 दिल्ली दंगों के बीच एक 26 साल का आईबी अधिकारी लापता हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसका शव चांदबाग के नाले से बरामद होता है। पोस्टमार्टम बताता है कि उसके शरीर पर एक दो नहीं पूरे 51 चोटों के निशान थे। 6 साल तक ये मामला अदालत में चलता रहा। अब फैसला आ चुका है, लेकिन ये फैसला सिर्फ इतना नहीं कहता कि ताहिर हुसैन दोषी है या नहीं। ये फैसला बताता है कि उस दिन अदालत की नज़र में आखिर हुआ क्या था, अदालत ने किन सबूतों पर भरोसा किया, जज ने इस हत्या को घिनौना, झकझोर देने वाला और अमानवीय क्यों कहा, और अगर अपराध इतना बर्बर था तो फिर मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई। आज हम इस पूरी जजमेंट को समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, कोर्ट की टिप्पणियों के साथ और उनके मायने के साथ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस फैसले की कहानी है जिसे दिल्ली दंगों के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जा रहा है। 6 साल तक गवाह आए, वीडियो देखे गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, पुलिस अधिकारियों की गवाही हुई और आखिरकार अदालत ने अपना निष्कर्ष सुनाया। इसीलिए आज हम किसी राजनीतिक बयान की नहीं बल्कि अदालत के फैसले की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अदालत ने आखिर माना क्या है। कोर्ट के अनुसार 26 फरवरी 2020 को चांदबाग इलाके में एक बड़ी और हथियारों से लैस भीड़ मौजूद थी। फैसले में कहा गया कि ये भीड़ सामान्य भीड़ नहीं थी, बल्कि उसका साझा उद्देश्य हिंसा करना था। अदालत ने अपने निर्णय में ये भी लिखा कि इस भीड़ में हिंदुओं के प्रति वैमनस्य यानी एनिमस अगेंस्ट हिंदूज मौजूद था। ये शब्द किसी टीवी डिबेट या राजनीतिक भाषण का नहीं है दोस्तों, बल्कि न्यायालय के निर्णय का हिस्सा है। यही वजह है कि इस फैसले को ध्यान से पढ़ना आज जरूरी है। यही पहला सवाल उठता है, अदालत ने इतनी स्पष्ट भाषा क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि अदालत ने केवल घटना नहीं देखी, बल्कि घटना के पीछे भीड़ के उद्देश्य को भी परखा। भारतीय कानून में ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई अपराध केवल व्यक्तिगत दुश्मनी में हुआ हो तो उसका कानूनी स्वरूप अलग होता है, लेकिन जब अदालत ये कहती है कि एक भीड़ एक विशेष समुदाय के प्रति वैमनस्य के साथ इकट्ठा हुई थी, तो ये केवल हत्या का मामला नहीं रह जाता, ये सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक व्याख्या भी बन जाता है। अब आते हैं अंकित शर्मा पर। अदालत ने माना कि अंकित शर्मा को भीड़ ने पकड़ लिया था। इसके बाद उनके साथ जो हुआ उसे पढ़कर अदालत ने भी बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। फैसले में लिखा गया कि उन पर सैवेज एंड रिलेंटलेस असॉल्ट यानी लगातार और बेहद बर्बर हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर कुल 51 चोटें थी। इनमें 18 चोटें धारदार हथियारों से लगी थी, जबकि बाकी चोटें कुंद हथियारों और लगातार मारपीट की वजह से थी। अदालत ने कहा कि यह हमला किसी एक वार का परिणाम नहीं था, बल्कि लगातार चलने वाली हिंसा का परिणाम था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि हत्या के तरीके का वैज्ञानिक रिकॉर्ड होता है। जब अदालत 51 चोटों का उल्लेख करती है तो ये केवल संख्या नहीं बता रही होती, ये बता रही होती है कि हमला कितना लंबा, कितना हिंसक और कितना निर्मम था। यही कारण था कि अदालत ने इस हत्या को सामान्य हत्या की श्रेणी में नहीं देखा। इतना ही नहीं, अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि हमला करने के बाद भी भीड़ रुकी नहीं। फैसले के अनुसार अंकित शर्मा के शव को घसीटते हुए नाले तक ले जाया गया और वहां फेंक दिया गया। जज ने इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन करते हुए लिखा कि दोषियों ने ऐसी क्रूरता दिखाई कि वे जानवरों के स्तर तक गिर गए। यह अदालत के शब्द है दोस्तों। किसी अपराध के बारे में न्यायाधीश द्वारा इतनी कठोर टिप्पणी बहुत कम देखने को मिलती है। अब जरा इस टिप्पणी पर ध्यान दीजिए। अदालत केवल ये नहीं कह रही कि हत्या हुई, अदालत ये कह रही है कि हत्या के बाद जिस तरह शव के साथ व्यवहार किया गया उसने अपराध की बर्बरता को और बढ़ा दिया। इसीलिए फैसले में इस अपराध को नोजिएटिंग एंड सिकनिंग यानी घृणा पैदा करने वाला और झकझोर देने वाला अपराध बताया गया। ये शब्द इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर यही सवाल उठता है कि अगर अपराध इतना बर्बर था तो फिर फांसी क्यों नहीं दी गई। लेकिन उस सवाल तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि अदालत ने किन लोगों को दोषी माना। अदालत ने केवल ताहिर हुसैन को ही दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसके साथ 4 अन्य अभियुक्तों को भी हत्या, अपहरण, दंगा और गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा होने जैसी धाराओं में दोषी ठहराया। यानी अदालत के अनुसार ये किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, बल्कि एक हिंसक भीड़ की सामूहिक कार्रवाई थी।
हालांकि फैसले का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम चर्चा हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप रखा था, लेकिन अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस आरोप को उसी कानूनी कसौटी पर साबित नहीं किया जा सका। इसीलिए हत्या, अपहरण और दंगे जैसे आरोप तो सिद्ध हुए, लेकिन आपराधिक साजिश का आरोप उसी स्तर पर सिद्ध नहीं माना गया। यहाँ भी एक कानूनी सिद्धांत समझना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई आरोपी हत्या में दोषी ठहर गया तो हर दूसरा आरोप भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसा नहीं करती। हर धारा के लिए अलग अलग कानूनी मानक होते हैं। अदालत ने जहां पर्याप्त सबूत मिले वहां दोषा सिद्धि की, जहां वैसी कानूनी निश्चितता नहीं मिली वहां आरोप स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि फैसले को पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है, केवल हेडलाइन पढ़ना नहीं। अब बात करते हैं उस बहस की जिसने पूरे मामले को और सेंसिटिव बना दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत ने कहा कि वह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। एक युवा आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को भीड़ ने घेर कर मारा। उसके शरीर पर 51 घाव मिले। शव को नाले में फेंक दिया गया और पूरी घटना असाधारण क्रूरता का उदाहरण है। इसीलिए अभियोजन का कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और दोषियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन यहीं से अदालत में बहस का दूसरा चरण शुरू हुआ, सज़ा का चरण। और इसी चरण में ताहिर हुसैन के वकील ने कुछ ऐसी दलीलें दी जिनकी आज भी चर्चा हो रही है। अब सवाल ये था कि क्या इतने जघन्य अपराध के बाद दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए? अभियोजन पक्ष का कहना था कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटें थी। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, धारदार हथियारों से उन पर हमला हुआ और फिर उनका शव नाले में फेंक दिया गया। अभियोजन ने दलील दी कि जिस तरह की क्रूरता इस मामले में दिखाई गई वह भारतीय न्याय व्यवस्था की रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है, इसीलिए दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था केवल अपराध नहीं देखती, बल्कि सजा तय करते समय अपराधी की परिस्थितियां भी देखती है। यही कारण है कि जब सज़ा पर बहस शुरू हुई तो ताहिर हुसैन के बचाव पक्ष ने अदालत के सामने दूसरी तस्वीर रखी। बचाव पक्ष ने कहा कि ताहिर हुसैन अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसकी पत्नी है, 3 छोटे बच्चे हैं और उसके बूढ़े माता पिता भी उसी पर निर्भर हैं। वकील ने अदालत से कहा कि यदि उसे मौत की सज़ा दी जाती है तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। भारतीय कानून हर दोषी को यह अधिकार देता है कि सज़ा तय होने से पहले वह अपनी परिस्थितियां अदालत के सामने रख सके। इसीलिए अदालत ने इस दलील को भी सुना। लेकिन इसी बहस के दौरान अदालत के सामने एक और परिवार खड़ा था। वह परिवार था अंकित शर्मा का। यहीं इस पूरे मामले का सबसे मार्मिक क्षण सामने आता है। एक तरफ अदालत के सामने ये कहा जा रहा था कि दोषी के बच्चों का क्या होगा, दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार था जिसके बेटे की उम्र सिर्फ 26 वर्ष की थी और जो कभी वापस घर अब नहीं लौटेगा। अंकित शर्मा के पिता ने अदालत से साफ कहा कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद दोषियों पर किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। उनका कहना था कि जिस तरह की बर्बरता इस मामले में हुई उसके लिए मृत्यु दंड ही उचित सजा है। और शायद यही वह पल था जिसकी ओर जज ने भी अपने फैसले में संकेत दिया। सजा पर बहस के दौरान अदालत ने एक सवाल उठाया। जब अंकित शर्मा पर लगातार हमला किया जा रहा था तब क्या किसी ने उसके लिए दया दिखाई थी? जब उसे घेरकर मारा जा रहा था, जब उसके शरीर पर एक के बाद एक वार किए जा रहे थे, जब उसका शव घसीटकर नाले में फेंका जा रहा था, तब क्या किसी ने ये सोचा कि उसके भी माता पिता हैं, उसके भी सपने हैं, उसके भी घर में कोई उसका इंतजार कर रहा होगा? यही वजह है कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अपराधियों ने किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई। उन्होंने ऐसी क्रूरता दिखाई कि वे जानवरों के स्तर तक गिर गए। किसी न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल की गई ये भाषा असाधारण है। अदालतें सामान्यतः संयमित शब्दों का प्रयोग करती हैं, लेकिन इस मामले में जज ने अपराध की भयावहता को व्यक्त करने के लिए अत्यंत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। ये इस बात का संकेत था कि अदालत स्वयं इस अपराध की बर्बरता से विचलित थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने फांसी नहीं दी। यहीं भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। अदालत ने साफ कहा कि अपराध निस्संदेह अत्यंत जघन्य, निर्मम और समाज को झकझोर देने वाला है, लेकिन मृत्युदंड केवल तभी दिया जा सकता है जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपराधी के सुधार की कोई संभावना नहीं बची है और समाज की रक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये कसौटी पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। अदालत ने यह भी माना कि दोषियों के खिलाफ पहले से किसी आपराधिक इतिहास का पर्याप्त रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, इसीलिए कानून के अनुसार उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
यहीं बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि शायद अदालत ने अपराध को कम गंभीर माना, लेकिन फैसले को पढ़ने पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। अदालत ने अपराध को सैवेज, रिलेंटलेस, नॉजिएटिंग और सिकनिंग कहा, यानी अपराध की गंभीरता पर अदालत का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। मौत की सज़ा ना देने का कारण अपराध की गंभीरता नहीं, बल्कि भारतीय कानून में तय व उच्च कानूनी कसौटी थी, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है। अब इस मामले का एक और पहलू समझना जरूरी है। अंकित शर्मा के भाई ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भीड़ ने पहले अंकित के कपड़े फाड़कर ये देखा कि वो हिंदू है या नहीं, और उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये परिवार का आरोप है और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अदालत के फैसले में दर्ज एक टिप्पणी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि भीड़ हिंदुओं के प्रति वैमनस्य के साथ एकत्र हुई थी, यानी अदालत ने स्वयं इस हिंसा के सांप्रदायिक स्वरूप पर टिप्पणी की। यही कारण है कि ये मामला केवल एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पहचान के आधार पर होने वाली हिंसा की भयावहता की भी याद दिलाता है। सोचिए, पहलगाम आतंकी हमले से ठीक 5 वर्ष पहले भारत ने ऐसी एक भयावह तस्वीर देखी थी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस हद तक कम्युनल पॉलिटिक्स और इसको बढ़ावा देने वाले नेताओं को संरक्षण देते हैं। और शायद इस पूरे मामले की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि अदालत का फैसला आने के बाद भी अंकित शर्मा का परिवार सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दंगों के बाद उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली का अपना घर छोड़ना पड़ा। जिस इलाके में उनका बेटा मारा गया, उसी इलाके में रहना उनके लिए असंभव हो गया। यानी दंगों ने केवल एक युवा अधिकारी की जान नहीं ली, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। एक सवाल तो केजरीवाल से भी बनता है। दिल्ली में हुए इन दंगों और धर्म के आधार पर हुई इस हिंसा को लेकर उन्होंने अपनी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी कितनी स्वीकार की? 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। आज जब हम इस फैसले की बात करते हैं तो हमें 2 तस्वीरें साथ दिखाई देती हैं। एक तस्वीर अदालत में खड़े उस बचाव पक्ष की जो कहता है कि दोषी का परिवार भी पीड़ित होगा, और दूसरी तस्वीर उस पिता की है जिसने अपना बेटा खोया। साथ ही वो भाई है जो अपने ही भाई को खो चुका है। एक तस्वीर 3 बच्चों की चिंता की है, दूसरी तस्वीर उस माँ की है जिसका बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा। न्याय व्यवस्था का काम दोनों पक्षों को सुनना है। अदालत ने वही किया, लेकिन समाज का काम इस त्रासदी को याद रखना है ताकि ऐसी हिंसा दोबारा कभी ना दोहराई जाए। दोस्तों, इस फैसले से एक बात बिल्कुल साफ होती है, दंगे कभी केवल सड़कें, दुकानें या मकान नहीं जलाते। दंगे इंसानों की जिंदगी, परिवारों का भविष्य और समाज का भरोसा भी जला देते हैं। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन अंकित शर्मा के माता पिता के लिए लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं होगी, शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर अदालत एक फैसला सुना सकती है, लेकिन कोई भी अदालत एक माँ बाप को उनका बेटा वापस नहीं लौटा सकते। अगर आपको लगता है कि ऐसी महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणियों और अदालत के फैसले केवल हेडलाइन नहीं बल्कि विस्तार से समझे जाने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अदालत के फैसलों को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना उन पर बहस करना।